मतलब साइंस ने यहाँ पर आकर रिसर्चर्स ने फुल स्टॉप लगा दिया था कि इंडिपेंडेंस काफ़ी नहीं है। अब जब इंटरडिपेंडेंस सीखनी है तो अगली 3 हैबिट्स उसके लिए हैं, अगली तीनों हैबिट्स उसके लिए। फिर जो आखिरी 7वीं हैबिट है वो इन सब को रोज़ाना सीखते रहने का नाम है, वो हम अकेली डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब पब्लिक विक्ट्री जैसे इसका नाम है, क्या कहते हैं वो इसमें कि इंडिपेंडेंस से निकलकर जब आपने इंटरडिपेंडेंस सीखनी होती है, जब आप नए नए इंडिपेंडेंट हुए होते हैं, अब इंटरडिपेंडेंस सीखने की ज़रूरत है, उसे कहते हैं पब्लिक विक्ट्री। यानी पहले तो आपने सेल्फ मास्टरी सीखी ना, कि उस्मान असद पर कैसे मास्टरी सीख सकते हैं। यानी पहले आपने ये सीखा कि मैं अपने ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, ऐसा ही है। यानी मुनीब साहब पर कैसे कंट्रोल चलेगा, यानी उनकी चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज होंगी ये आप कर सकते हैं। आपके फ़ैसलों का एंड क्या होगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं। अपने एक्शंस की ज़िम्मेदारी लेनी है कि नहीं लेनी ये आप डिसाइड कर सकते हैं। अब आप एडिक्शन में चले गए अनफॉर्चुनेटली, किसको ढूंढ के लाएं इल्ज़ाम के लिए? गलती नहीं थी, मतलब बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हाँ। तो जब आपने ये तीनों चीज़ें सीख ली तो इंडिपेंडेंट हो गए। अब आगे इंटरडिपेंडेंस सीखनी है, कि लोगों के साथ पब्लिक विक्ट्री सीखनी है कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को आप कैसे, मतलब उनका एतबार आप कैसे जीत सकते हैं। स्लाइड चेंज कर दें अरसलान साहब। आप एक बर्ड्स आई व्यू ले रहे होते हैं ऊपर जाकर के सिचुएशन है क्या, यानी एक सिचुएशन में अगर दाऊद साहब और सलमान नकी साहब आप लोग आमने सामने हैं तो उस सिचुएशन के अंदर रहते हुए तो नहीं आप लोग बता सकते कि मैं कहाँ गलत था या आप कहाँ गलत थे। तो एक न्यूट्रल बंदा देखकर पूरी आर्गुमेंट सुनकर या पूरी कॉन्वर्सेशन सुनकर बता सकता है कि जी यहाँ से हालात ख़राब होना शुरू हुए थे। तो जब एक बंदा अपनी बातों का मतलब बर्ड्स आई व्यू लेता है ना, जिसे मेटाकॉग्निशन, ये एक स्किल है, एक टेक्निक है, तो वो अपने आप को थर्ड पर्सन की जगह या थर्ड एम्पायर की जगह रखता है कि मैं एक वो फैसला लूँगा जो अनबायस्ड होगा, जिसके अंदर मेरी सब्जेक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है। एन इमोशनल बैंक अकाउंट। अच्छा, अब बैंक अकाउंट्स का तो सबको पता है कि हम जाते हैं अपना किसी भी बैंक में अपना बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं और पैसे डिपॉजिट कराते रहते हैं, ज़रूरत के वक्त विड्रॉ कराते रहते हैं, ऐसा ही है। चले वो तो हो गया मटीरियल बैंक अकाउंट, जहाँ पर हम अपने मटीरियल्स रखते हैं, पैसे रखते हैं। इमोशनल बैंक अकाउंट, जज्बाती बैंक अकाउंट भी कुछ होता है कि पहली दफ़ा सुना है। इमोशनल बैंक अकाउंट का मतलब है दिलों का ताल्लुक़, यानी एक इंसान के दिल में दूसरे इंसान के क्या जज्बात हैं, और वाइस वर्सा, ख़ास तौर पर हमारी फैमिलीज़ में। यानी अब आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोगों ने अपने प्यारों के दिलों से कितना विड्रॉ किया है? मेरा ख्याल है करप्ट हो गए हैं अब। डिपॉजिट तो पता नहीं किया भी होगा कि नहीं, और नेगेटिव बैलेंस है, और अब फ़ौरन इंडोर में आकर चाहते हैं कि हालात ठीक हो जाएं। अब ट्रस्ट कर लें, अब इतनी भी क्या गलती हो गई हमसे। अभी तो आप लोगों का बैलेंस नेगेटिव में चल रहा है, अभी डिपॉजिट कराना शुरू करें। अब डिपॉजिट्स हम आगे चल के डिस्कस करेंगे क्या क्या हो सकते हैं। अभी हम डिपॉजिट कराना शुरू करेंगे एक दूसरे के दिलों में, तो फिर जाकर कहीं स्टेबल होगा और फिर हम कहीं आगे चलकर विड्रॉल की दोबारा पोजीशन में आएंगे कि अच्छा आप कुछ निकाल भी सकते हैं। इसमें अर्शद, सॉरी आपको कट कर रही हूँ, इसमें हमारी गलती नहीं है, हमने सीखा शुरू से ये है। हम जब बचपन में स्कूल जाया करते थे तो जब हम फर्स्ट पोजीशन लिया करते थे तो हमारे पेरेंट्स पार्टीज थ्रो करते थे, वो गिफ्ट्स देते थे। एक तो फर्स्ट पोजीशन ले ली, ऊपर से गिफ्ट दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, एज इफ़ कोई उनके करने वाला काम था जो बच्चे ने कर दिया। तो जब बचपन से मैसेज ही गलत दिए जा रहे होते हैं तो जब बड़े होकर ये मिस्टेक्स हो जाती हैं फिर लोगों से, तो उनका इतना कसूर नहीं होता। ऐसा ही है मिस शमाइला, बचपन से मैं फैमिली से पूछती हूँ, बचपन से हमने यही सिखाया होता है ना कि पढ़ाई कर लो, मिन्नतें कर रहे होते हैं माँ बाप, कर लो जैसे कोई हमारा काम है कि आप लोग कर लोगे। और फिर सुबह उठने के कुछ पैसे भी दे रहे होते हैं माँ बाप कभी कभी कि सुबह जल्दी स्कूल जाओगे, आज लेट नहीं होगे तो आपका फेवरेट लंच लेकर दूंगा मैं आपको बाहर से, जो भी आप कहोगे। कभी कभी पैसे दे रहे होते हैं, चॉकलेट्स दे रहे होते हैं। तो बच्चे समझते हैं कि हम कोई एहसान कर रहे हैं इन पर फर्स्ट आकर, ये सारा साल पढ़कर। हालांकि वो पढ़ने का फ़ायदा किसको है डायरेक्टली? मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, मेरे माँ बाप को इस चीज़ का कोई फ़ायदा है सिवाय इसके कि वो खुश हो जाएंगे?
कोई फ़ायदा नहीं है। कमा मैं अपने लिए रही हूँ, ये चीज़ें सीखी मैंने अपने लिए हैं, ये चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, उनको तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ बस वो बहुत खुश होते हैं, और डायरेक्टली तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम क्यों बचपन से फिर गलत मैसेज दे रहे होते हैं कि कर लो ये काम, जैसे कोई मेरे करने वाला काम है। सेम एग्जांपल इंडोर के लिए आती है। इंडोर पेशेंट्स क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं? तो ऐसा क्यों मुझे मतलब नज़र मैं ऑब्जर्वर के तौर पर देख रही होती हूँ, ऐसा क्यों लगता है कि माँ बाप बेचारे गिल्ट में हैं, झुके हुए कंधों के साथ आते हैं और झुकी हुई आंखों के साथ मिलते हैं, एज इफ कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया उन्होंने एडमिट कराकर। पैसे वो दे रहे हैं, जाहिर है, बिल्कुल, इसीलिए डायरेक्टली इन चीज़ों को रोज़ाना बताया भी नहीं जाता। खुद भी दे रहा हो सकता है जी, खुद भी दे रहे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अपर हैंड तो होता है ना कि रह रहा हूँ मैं फिर अंदर। मैं वही उसी की बात कर रही हूँ। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो घर के सरबराह वही हैं और पैसे वो खुद दे रहे हैं, लेकिन खुशी से तो नहीं दे रहे ना सैफ साहब। वो सारी फैमिली एक तरफ इकट्ठी हुई हुई है तो जाकर ये फैसला हुआ है ना। आज आपकी वाइफ आपके साथ खड़ी हो जाए, कोई करा सकता है इंडोर? नहीं करा सकता ना। तो फैमिली को एक पेज पर आना पड़ता है, उनको इतने सारों को इकट्ठे होना पड़ता है, तो आप एक तरफ जाकर फिर कहीं इलाज शुरू होने लगता है। तो मैं यही कह रही थी कि इंडोर में भी यही एग्जाम्पल नज़र आ रही होती है कि जैसे कोई उनका करने वाला काम था और हम कर रहे हैं, और फैमिलीज़ फिर अक्सर ये ना इंटरवेंशन के बाद चीज़ें होती हैं। अब इंटरवेंशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो ज़रा पेनफुल है, काफ़ी पेनफुल है। वो कराते हैं हम, अगले दिन बादाम आ रहे होते हैं, अगले दिन बुकेज आ रहे होते हैं, चॉकलेट्स आ रही होती हैं। पेरेंट्स ये अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, यानी उनको नहीं पता कि, अब उनको पता है पिछली रात ज़रा इसके साथ कड़वी बातें की थी, अगले दिन नए कपड़े आ रहे होते हैं, और वहाँ पर मना करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो सोच कर आए होते हैं कि ये तो आज भिजवानी है। मिस हफ्सा, मिस शुमाइला, 50 दिन हो गए हमने आपकी सारी बातें मानी है, हम कुछ नहीं लेकर आते, आज तो देना है। और उस दिन मना करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। आप में से किसी के साथ हुआ ऐसा इंटरवेंशन के अगले दिन ही कुछ मिल गया हो जो पहुंच गया हो आप तक, और फिर हमने इंटरवीन किया हो, बुरे बने हो हम? नहीं, फैमिली गिल्ट में चली जाती है ना कि हाय वो रोया था, तकलीफ़ दी हमने उसको, हाय वाला बीच में फैक्टर आ जाता है कि ये बातें पहले कभी नहीं कही होती। तकलीफ तो बातें होती हैं ऑब्वियसली। पूरा सेशन मेरा होता रहा इनकी फैमिली के साथ। गिल्टी वो क्यों फील करें जब उन्होंने कोई गिल्ट किया नहीं है? वो क्यों गिल्टी फील करें सिर्फ रियलाइज़ कराते हुए कि बेटा आपने ये किया था? वो बातें कभी पहले कही नहीं होती तो अब बड़ी बुरी लग रही होती हैं कहना, हालांकि ये काम आज से कई साल पहले होना चाहिए था जो अब इंडोर में आकर हो रहा है। अली सरवर साहब, ऐसा नहीं है कि जो बातें अब आकर बताई जा रही हैं कि बेटा 2011 में आपने एक बार मारा था मुझे या आपने गाली दी थी, तो ये बात तो 2011 में हो जानी चाहिए थी, तो 21 तक क्यों आकर पता चल रही हैं? ये है गिल्ट फैमिली को असल, कि हमने कभी कहा नहीं, उसको आदत नहीं है सुनने की। तो मैं बता रही थी काशिफ साहब की फैमिली से मेरा पूरा सेशन होता रहा, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो कुछ लेकर आए हैं। मीटिंग कराई मैंने, ये रियलाइजेशन अपना प्रेजेंट कर रहे थे। मीटिंग के बाद इनके बेटे से, जो इनके छोटे बेटे 9 साल के हैं, बड़े क्यूट बेटे हैं माशाल्लाह इनके, उनसे वो डब्बा जी इनके सामने पेश कर दिया जिसके अंदर काफ़ी चॉकलेट्स थी और डोनट्स थे, और ये बाबा के लिए लेकर आए हैं। उन्होंने भी बड़े प्यार से कहा कि मैं बाबा को देना चाहता हूँ। अब उस टाइम इतना मुश्किल था, मैं इशारे कर रही हूँ, नहीं फैमिली मेरी तरफ देख ही नहीं रही। अब ये कुछ चीज़ें लर्न भी हम कर चुके होते हैं कि नहीं इस टाइम जाने दें मिस प्लीज़। फिर मैंने बोला, मैंने कहा नहीं ये ना करें, और मैंने वो पकड़ लिया, मैंने कहा ऐसे नहीं करें। फिर काशिफ साहब को भेजा और फिर उनको समझाया कि मैं क्यों मना कर रही हूँ। आप मुझे बताएं, अगर मैं वो देने देती तो क्या मैसेज मिलना था? पेशेंट के दिल में आनी थी ना कहीं बात, देखा गिल्ट में है, कल गलत किया ना इन्होंने, और मैं बेचारा मासूम, मैं कल रोया था तो आज देखें मुझे चीज़ देने आए हैं। अनकॉन्शियसली पेशेंट के दिल में भी ये चीज़ आ जानी थी कि गलती उन्हीं की है। सिर्फ एक ये मैसेज साथ अटैच्ड है कि जब हम किसी से मुश्किल बात करने के बाद उसको कोई रिवॉर्ड दे देते हैं ना, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव एसोसिएशन बना दी है कि हम गलत थे, अब ये लो चीज़ और मूड ठीक कर लो अपना। ढेरों एग्जांपल्स है जो हम यहीं पर डिस्कस कर सकते हैं, टाइम ऑब्वियसली हमारा निकल जाएगा। घरों में क्या होता है, ट्रिप पे जाने के लिए माँ बाप से जब मिन्नतें की जा रही होती हैं, सारे दोस्त जा रहे हैं, वो कहते हैं नहीं, कहती है ना नहीं जाना, 4 दफ़ा मना कर देते हैं। बच्चे
डॉक्टर साहब एक टर्म यूज़ करते हैं, बकरी जैसे मुंह बना के फिरना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद फिर गिल्ट आता है ना माँ बाप में। फिर रात में कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, कब जाना है फिर तुमने, किस किस ने जाना है, फलां दोस्त ने भी जाना है, चलो चले जाओ। तो क्या मैसेज दिया कि एक्चुअली हम राइट पर थे, पहले ये स्टबन बने हुए थे, इजाज़त नहीं दे रहे थे, अब इन्होंने उसी काम की इजाज़त दे दी है। और अगर मना कर दिया, माँ बाप ने स्टैंड कायम रखा कि ठीक है नहीं माननी बात, नहीं जाने देना ट्रिप पे क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, और अगले दिन उसको कोई नया मोबाइल ला कर दे दिया, तो सैफ साहब क्या मैसेज जाएगा कि कल ज्यादती की थी मेरे साथ और आज मुझे इनाम दे दिया। अब हमारा जो ब्रेन है ना वो रिवॉर्ड को पकड़ लेता है। हमारा ब्रेन बनाया इस तरह से, ये ट्यून्ड इस तरह से है कि ये रिवॉर्ड्स को याद रखता है। बड़ी बुरी सी ये एग्जांपल मुझे लगती है हमेशा देना। मैं ये कहने लगी कि डोमेस्टिक वायलेंस के बाद जब शौहर हजरात खिदमतें करते हैं और तोहफे देते हैं और खाने पे बाहर ले जाते हैं, तो बीवियों के ब्रेन में ये याद रह जाती है कि अच्छा भी बहुत है, ये भूल जाता है कि मारा भी था। डोमेस्टिक वायलेंस चलता ही इस साइकिल से है कि जब मार के बाद रिवॉर्ड ले लिया जाता है। जहाँ पर उस रिवॉर्ड को मना कर दिया जाएगा ना और बताया जाएगा कि ये बिहेवियर दोबारा ना करना, लेकिन ये तोहफ़ा मैंने नहीं कबूल करना, वहाँ से चेन टूटेगी डोमेस्टिक वायलेंस की। खैर ये मैंने ऐसे एक एग्जांपल शेयर की थी कि हमारा दिमाग जो है वो रिवॉर्ड्स पकड़ लेता है। हम कहते हैं ना दिल का बड़ा अच्छा है हमारा बच्चा, क्योंकि हमें अच्छी चीज़ें याद होती हैं, बुरी चीज़ों को हम मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं कि बुरा तो वंस इन अ ब्लू मून, कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम होता है, अच्छा बहुत है, साल में 1-2 दफ़ा बुला लेता है हंस के। अच्छा वापस आते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट पर। तो अब से हमने सीख रहे हैं कि एक दूसरे के दिल, सबसे पहले हम एक एक करके डिपॉजिट डिस्कस कर लेते हैं। इतने छोटे छोटे डिपॉजिट्स होते हैं जो हम करा सकते हैं। हम हंस कर देख लेना सिर्फ दिल से। उस्मान साहब देखें हंस कर पीछे अपने पेरेंट्स की तरफ, ये एक नहीं पता नहीं कितने डिपॉजिट हो जाएंगे। अब वो देखें वो आपसे ज़्यादा खुश हैं और वो अगले 5 मिनट तक शायद खुश रहेंगे। ये एक डिपॉजिट है। मैं सादी आप तो ज़रा खुल कर हंस कर देखें ना अपने पेरेंट्स की तरफ, नहीं हंस कर देखें, इसमें क्या क्या, वो देखें कितने खुश हैं। ये छोटे छोटे से डिपॉजिट्स हमने सीखने हैं, करना है एक दूसरे के दिल में। अच्छा पहला क्या है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। एक लिसनिंग ईयर प्रोवाइड कर दें जी फैमिली मेम्बर्स को। वो तरसे होते हैं कि ये बैठ कर हमारी बात सुन ले। हम इतनी जल्दी में होते हैं, सैफ साहब हम इतनी जल्दी में होते हैं कि बस कहते हैं अच्छा पता चल गया पता चल गया। कौन कौन आप में से ऐसे करते हैं? सुन ली है ना, कितनी बार आपने बात बतानी और सुना सुना कोई नहीं होता। पहला डिपॉजिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, कि उनकी बात सुन लें पूरी, जो भी वो कहते हैं सुनने की नीयत से समझें उनकी बात। ऐसा ना कभी कभी हम कॉन्वर्सेशन में जाते हैं ना सिर्फ इस नीयत से जाते हैं, अगला बंदा बोल रहा होता है, हम जहन में अपना जवाब बना रहे होते हैं कि मैंने ये कहना है। ऐसे ही अर्शद साहब, तो नीयत तो नहीं सुनने की होती, नीयत फिर हमारे अपने जवाब की होती है। बिलाल साहब इधर आ जाएं। अच्छा एक डिपॉजिट इससे हो जाएगा कि जी सुन लिया बात। आप लोग जब हमसे बात करते हैं अब जिस तरह कल की एग्जांपल लेते हैं, शेरोज साहब ने जो किया मीटिंग में सबको पता है। आज उन्होंने, मैं सजाद साहब के इंटरवेंशन की तैयारी कर रही थी तो ऊपर से कॉल आई कि जी शेरोज साहब मिलना चाहते हैं, और मैं गई। उन्होंने जितनी बातें की मैंने सुनी चुप करके। उसके बाद मैंने कहा हाँ ऐसा है, और मैंने कनेक्ट करके जो भी उनसे सिचुएशनल काउंसलिंग में कहा, और फिर मैं नीचे आ गई। तो वो रिलैक्स हो गए सिर्फ इतनी सी चीज़ से कि मैंने उनकी बात सुन ली थी। यहाँ पर आपने काउंसलर्स को रिपीटेडली ये एक्टिविटी करते देखा होगा कि वो सुनते हैं बात, चाहे आगे से फिर आपकी बात ना माने। आप लोगों ने कितनी रिक्वेस्ट आज तक की हैं जो मानी नहीं गई लेकिन हमने सुन ली। दिन में कितनी कितनी दफ़ा रिक्वेस्टें आ रही होती हैं ऊपर से, और हम सुन लेते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसा होता कर नहीं सकते। आप लोगों की तो तसल्ली हो जाती है ना। तो एक लिसनिंग ईयर प्रोवाइड कर दें सामने वाले को, चाहे वो फैमिली मेम्बर है चाहे वो कोई स्ट्रेंजर है, तो उससे एक डिपॉजिट करा देंगे आप उसके दिल में। मैंने मिस एमन का कहा था कि वो ग्रुप में आ जाए। शो काइंडनेस, कर्टसी एंड रिस्पेक्ट। अब ये तीनों वैल्यूज़ हैं 3। अब ये वैल्यूज़ अगर हम अपनी लाइफ में ले आएंगे तो जब हम किसी के साथ काइंड होंगे तो वो हमारे साथ क्रूअल हो सकता है। मिस सना आप स्टाफ के साथ बहुत अच्छे से बात करेंगी, कभी ऐसा होगा स्टाफ आपके साथ बदतमीज़ी करे?
आप सब अगर किसी को रिस्पेक्ट देंगे, हो सकता है कि बदले में वो डिसरिस्पेक्ट करे। तो ये तीनों चीज़ें बड़ा डिपॉजिट करा रही होती हैं दिल में। मतलब अगर हम किसी के साथ इस तरह की चीज़ करते हैं तो चाहे हमारा वैसे कोई ताल्लुक हो ना हो, लेकिन इमोशनल बैंक अकाउंट खुल जाता है, हमने डिपॉजिट करा दिया होता है। अच्छा, कभी आपने इस तरह किया किसी से रास्ता पूछा हो जाते हुए, और वो बंदा इतना अच्छा, उसने आपको इतना अच्छा गाइड किया हो एंड तक कि जी यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ से और कोई चीज़ मेरे लायक, एंड पे वो इस तरह की कोई स्टेटमेंट दे दें, आप कितना कहते हैं कि कितना अच्छा बंदा था, जानते भी नहीं होते, दोबारा ज़िंदगी में कोई मुलाकात भी नहीं होनी, लेकिन आप एटलीस्ट उसको गुड नोट पर याद रखते हैं कि एक बंदा था, उसने इस तरह से हेल्प की थी, रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल लग रहा था। अब उसने डिपॉजिट करा दिया ना आपके दिल में, तो हम उनके दिल में तो फिर इससे भी ज़्यादा आसानी से करा सकते हैं जो हमारे लव्ड वंस हैं। ऐसे जो हमारे करीब हैं। की प्रोमिसेस बड़ा इम्पोर्टेंट, वादे ही तो नहीं रखे जाते। सालिक साहब क्या करें, बार बार ग्रुप डेकोरम का बताया जाता है, लेकिन फिर हंसकर फिर हम सॉरी कह देते, फिर हम क्या करें, वादे क्यों नहीं रखे जाते। अब से शुरू कर लें डिपॉजिट कराने के लिए कि एक बार जो वादा कर लिया है तो फिर उस पर पूरे उतर जाएं। हंसी आ रही है आपको? अभी भी तो हंस लें, आ रही है? अच्छा, अब आप लोग यहाँ पर एक वादा कर रहे हैं डेकोरम को ठीक रखने का, तो इस प्रॉमिस को रखेंगे। ये सोच कर रखिएगा कि डिपॉजिट होगा इससे एक हमारे इमोशनल अकाउंट में, ठीक है? अच्छा, बी लॉयल टू द एब्सेंट। अच्छा, सामने लॉयल रहना तो आसान है मेरा ख्याल, पीछे रहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या हम ये कर सकते हैं डिपॉजिट कराने के लिए कि हम पीछे भी लॉयल रहें? जब उनको पता चले। आपको क्या लगता है जब हम पीछे लॉयल नहीं होते तो सामने वाले को पता नहीं चलता? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि सामने वाले को तो इमोशंस में पता चलेगा ना कि कौन कैसे, और डिपॉजिट्स तो और विड्रॉल्स तो ऐसे ही होंगे। बिल्कुल। अब आपके पीछे कोई लॉयल नहीं है और आपको खबरें मिलती जा रही हैं इधर उधर से, चाहे उस बंदे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना बने, तो इमोशंस तो बन जाएंगे। वैसे मैं ये नहीं कह रही ये सारी चीज़ें हम में है नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि इन चीज़ों से हम डिपॉजिट करा सकते हैं अगले के दिल में। आप लोगों को फैमिली मीटिंग्स में जाओ कि फैमिलीज बता रही होती हैं, उस दोस्त ने पूछा, इस दोस्त ने फ़ोन किया, फलां खाला ने पूछा, या 2-3 नाम आप लोगों के सामने बार बार आ रहे होते हैं, तो पता नहीं चलता कि ये है जो पूछने वाला है। और कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में रोज़ाना आप पूछ रहे हैं, लेकिन आगे से नहीं कोई रिस्पॉन्स आ रहा कि वो भी कुछ पूछते हैं। इस एग्जाम्पल से रिलेट कर पा रहे हैं कि इंडोर में रहते हुए आपके सामने फैमिली मीटिंग्स में 2-3 नाम आ रहे होते हैं कि इसने पूछा, इसने कहा ये करके आना, इसने कहा वो करके आना, लेकिन कुछ नाम है जो सिर्फ आप पूछ रहे हैं कि उससे बात हो गई, उससे हो गई, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं उससे नहीं हुई, उसने खुद भी नहीं कोई कांटेक्ट किया। तो पीछे से पता तो चल रहा होता है ना कौन लॉयल है और कौन नहीं। तो इससे बड़े डिपॉजिट्स होते हैं। अगला क्या है? ये फैमिलीज़ के लिए ज़्यादातर फैमिलीज़ क्या करती हैं, छोटी सी गलती कि जब पेशेंट यहाँ पर रह रहे होते हैं ना हमारे पास इंडोर में, तो अब वो कोई छोटी सी भी गलती करे ना तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। जैसे ये एक आखिरी एफर्ट थी जो हमने पुश करके इंडोर करा दिया, अब भी अगर ये ऐसे कर रहे हैं ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम वापस ज़ीरो पे खड़े हुए हैं। हालांकि आप लोग मुझे बताएं, पेशेंट्स ऐसा होता है? अगर आज आप लोगों ने कोई गलती की है तो वापस वहाँ जाकर तो नहीं खड़े हो गए जहाँ जब पहले दिन क्राइसिस इंटरवेंशन हुआ था या पहला दिन इंडोर में आए थे। तो फैमिलीज़ के लिए ख़ास तौर पर इसलिए है कि एक्सपेक्टेशंस एक तो रखनी रियलिस्टिक हैं जो हो सकें, यानी ऐसी तवक्कुआत रखनी है जो मुमकिन है। अब ये तो नहीं हम, अब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है कि सालिक साहब इंडोर से निकलते ही पीएचडी कर लें, क्योंकि अब इंडोर जो रहे थे तो पीएचडी तो फिर बनती है। तो ये कैसी एक्सपेक्टेशन है? मतलब कोई तुक ही नहीं है इसका कि कैसे इंडोर मुकम्मल करे, कोई वो कर लें, पीएचडी कर लें। फिर फैमिलीज़ अक्सर कहती हैं कि पेशेंट जब इंडोर से आउटडोर में आते हैं ना तो वो न्यू बॉर्न बेबीज़ बन जाते हैं। मतलब वो उनका दिमाग वैसा हो जाता है कि वो वापस से इतने अच्छे और छोटे से और मासूम से। और अक्सर फैमिलीज़ समझती हैं कि हम ये कहते हैं,
कि ये जब बाहर निकल आएंगे तो ये बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी की तरह होंगे, बिल्कुल इनका ब्रेन क्लीन स्लेट होगा और वापस से इनकी लर्निंग शुरू होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हमेशा ये कहते हैं कि जब इंडोर से बाहर निकलेंगी ना पेशेंट्स, तो वो ना पहले जैसे होंगे जैसे हमारे पास आए थे, और ना वो बेहतरीन होंगे, वो कहीं दरमियान में होंगे 50th पे, यानी ज़ीरो पे वो था जो यहाँ से आने से पहले हालात थे, और एंड लाइन पर पॉइंट पर वो है कि जी बेहतरीन जो फैमिली ने पिक्चर सोची हुई है। हमने कहा है कि वो दरमियान में होंगे बिल्कुल। अब हम इंडोर में उनको वहाँ से घसीट कर दरमियान में लेकर आए हैं। अब अगले 100 दिन में और अगले ट्रीट फॉलोअप एंड तक हमने उनको आगे की तरफ लेकर जाना है कि जी वो बेहतरीन की तरफ चले जाएं। ये है सारी बात। हम बिल्कुल ये लारे नहीं लगाते कि यहाँ से निकलने के बाद ज़िंदगी जो है ना वो फिर क्लियर है। बिल्कुल सच नहीं है। ये सच नहीं है ना। अगर नहीं खुद पे नहीं होता तो यहीं से है कि आपको यहाँ से पुश मिल रही होती है काउंसलर्स की, उधर से घर वालों की, और हम मिलकर और आपकी एफर्ट्स मिलाकर हम आपको आगे लेकर आते हैं। लेकिन ये नहीं हम कहते कि हमारी एफर्ट्स से इंडोर से निकलने के बाद ये बिल्कुल हीरा ही बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये ज़रा झूठ है। वहीं पे बीच में ही कहीं खड़े हुए हैं। यानी सैफ साहब आप पीछे नहीं जाएंगे, यानी अगर आप एस्केलेटर पे ऊपर जा रहे हैं तो आप स्टक हो जाएंगे हिकअप से, पीछे नहीं आएंगे। मतलब सीख तो आप चुके हैं ना ये चीज़ें, तो पीछे नहीं आते आप लोग, वहाँ पर स्टक कर देते हैं और फिर खींच कर आगे लेकर जाना पड़ता है। ट्रीटमेंट पीछे नहीं आता, आप सीख चुके होते हैं। क्रेविंग मैनेजमेंट जो सीखी है अनलर्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हाँ, प्रैक्टिस ना करें वो अलग बात है। यहाँ के 100 दिन कैसे गुजरे हैं भुला सकते हैं, वो तो एक अपना पूरा प्रोसेस है मेमोरी का। अनलर्न तो नहीं कर सकते चाहते हुए। हाँ, प्रैक्टिस ना करें वो अलग बात है। चाय बनाना किस किस को आती है आप में से? सब बना लेते होंगे, तुक्के तो लग ही जाते हैं, चाहे ना बनाते हो। यहाँ पर आप नहीं बनाते, भूल सकते हैं रेसिपी उसकी या तरीका। तो इसका मतलब है कि हमने प्रैक्टिस छोड़ दी है, लेकिन आता हमें अभी भी है। आज शुरू कर देंगे तो वापस वैसे हो जाएंगे। ये है इंडोर का भी सारा, कि जब मसले आते हैं, जब शीशे टूटते हैं, जब रनअवे होता है, तो पीछे नहीं जाते। भूलते तो नहीं है ना, क्योंकि वो तो एक टेक्निकल प्रोसेस है, मेमोरी ने स्टोर कर रखा है। प्रैक्टिस ना करें वो अलग बात है। आगे क्या है? अच्छा, माफ़ी। बाहर वालों के साथ तो माफ़ियाँ, तलाफ़ियाँ और इजाफ़ियाँ चल रही होती हैं, मसले तो घर में होते हैं, जहाँ पर हम हर्ट कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन शायद शर्म भी होती है थोड़ी सी कि ये तो अपने ही हैं, होते भी अपने हैं, तो इतनी माफ़ी नहीं मांगी जाती। आप में से कौन कौन रिलेट करता है इस एग्जाम्पल से? सॉरी के किसी को 3 कंपोनेंट्स पता है सॉरी के? पहला होता है रियलाइजेशन कि हाँ मैंने ये गलत किया। दूसरा होता है कि अब मुझे अफसोस है, या मैं माजरत ख़्वाह हूँ, या मुझे माफ़ कर दें। तीसरा होता है मैं आइंदा नहीं करूँगा ऐसा। ये 3 कंपोनेंट सॉरी के, और हमने सिर्फ उसके स्पेलिंग सीख लिए हैं, शायद बोलना सीख ले, और हम बोलते रहते हैं जहाँ नहीं भी बनता सॉरी। वो बार बार सीखता रहे कि मैंने किस तरह गलतियाँ नहीं करनी। मैं एक चीज़ कहती हूँ अक्सर पेशेंट से कि या तो सॉरी ना किया करें, सॉरी की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती, अपना रवैया बदल लिया करें, बहुत है। और अगर सॉरी करनी है तो 7 नंबर अटैच करें, कितनी भी सॉरी है। अब से आगे ये प्रैक्टिस करें, ताकि जब आप लोग सॉरी करने लगे ना तो एक झिझक सी आए कि अच्छा मेरी 842 दफ़ा मैं इस टाइम में सॉरी कहने लगा हूँ, मेरी कोई 1000 सॉरी हो चुकी। देखें, एक तो होता है ना कि हमने वाकई किसी को हर्ट किया और हम सॉरी कह रहे हैं उससे, तो सॉरी कह दें, ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कोई बिहेवियर चेंज करें, हम आइंदा कोशिश करें कि दोबारा नहीं हर्ट करना। या अगर हमारा पैटर्न बना हुआ है हर काम करके सॉरी और उससे हम एग्जिट मिल जाता है हमें एक, तो फिर अपने सॉरी के साथ गिनती अटैच करना शुरू कर दें कि ये इतनी ही सॉरी है मेरी। तो उससे ज़रा एक शेम का एक एलिमेंट आता है कि मैं पता नहीं 1000 इतनी सॉरी आज मैंने की है, तो बोलते हुए इंसान को थोड़ी सी झिझक होती है। आगे अच्छा, अब जो लोग असर्टिव नहीं होते ना, उनके साथ मसला बड़ा ये होता है कि वो बात पूरी नहीं हो जी बात पूरी नहीं हो पाती, मतलब अंडरस्टैंडिंग टू वे। एक तो उनको नो नहीं कहना आता होता। आप सबके साथ ये मसला, जो ड्रग्स यूज़ करते हैं ना वो असर्टिव बिल्कुल भी नहीं होते।
मतलब उनको नो बिल्कुल नहीं कहना आता होता, पीयर प्रेशर वो सबसे ज़्यादा लेते हैं। अब आपने नो कहना सीखना और असर्टिव होना कि आई लैंग्वेज यानी फीलिंग लैंग्वेज में बात करनी है। फॉर एग्जांपल आप में आपस में ही कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाते होंगे और आपने एक दूसरे को फीडबैक देना होगा कि भाई मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, तो आप आई लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल के साथ अगर आप लोग आएँ तो हम आई और यू लैंग्वेज में बात करते हैं उस पर क्विकली। वो आई लैंग्वेज नहीं था, वो कुछ और था। मैं आपको जो एग्जांपल देती हूँ शायद आप लोगों को क्लियर हो जाए। मैंने मुनीब साहब को फीडबैक देना है कि मुनीब साहब आप एंटी काउंसलिंग ना किया करें। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, वो करते नहीं हैं। मैंने कहना है कि मुनीब साहब आप ना ये पेशेंट्स हैं जिनकी एंटी काउंसलिंग करते हैं और हमें फीडबैक बार बार आ रहे हैं, तो आप ये ना करें। तो मैं उनको कह सकती हूँ, वैसे जो मेरी जॉब है मैं इसी तरह भी कह सकती हूँ क्योंकि मेरा तो उनके साथ थेरेपिस्ट वाला रिलेशनशिप है, लेकिन अगर मैंने आई लैंग्वेज में कहना है तो मैं कह सकती हूँ कि मुनीब साहब मैं, या हम दोनों दोस्त हैं और उन्होंने मुझसे कुछ पैसे लिए हुए हैं, ये ज़्यादा सूटेबल एग्जाम्पल है कि उन्होंने मुझसे पैसे लिए और मैंने वो वापस मांगने हैं, ठीक है। अब हम दोस्त हैं, दोस्तों में तो कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती ना, चलें थेरेपिस्ट वाले रिलेशनशिप में तो फॉर्मेलिटी आ गई। तो मैंने उनसे कहना है कि मुनीब साहब आपने 1 महीने का वादा किया था, अब मुझे ज़रूरत है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने कमिटमेंट से फिर रहे हैं। ये होगी आई लैंग्वेज। अब मैं बात करती हूँ यू लैंग्वेज में जिसमें मैं कह सकती हूँ कि मुनीब साहब आप फिर गए हैं अपनी कमिटमेंट से और अब जो मर्ज़ी है पैसे निकालें और मुझे नहीं पता आप झूठे हैं, आपने तो 1 महीने का कहा था। अब आप डिफरेंस चेक कर रहे हैं, मांग मैं दोनों में पैसे ही रही हूँ, लेकिन एक में मैं अटैक कर रही हूँ आप झूठे हैं, आप फिर गए हैं कमिटमेंट से, और दूसरे में मैं कह रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि जैसे आप कमिटमेंट से फिर रहे हैं, तो ज़रा प्लीज़ वापस कर दें वो। यानी मैं अपने आप को उसमें रख रही हूँ कि मुझे लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, अगली लाइन ये बनती है। तो जब आप अगले को डिफेंसिव नहीं करते, उसकी रिस्पेक्ट उसके पास रखते हैं, तो वो कभी भी ऑफेंसिव फील नहीं करता। वो आगे से कह सकते हैं कि हाँ ये मजबूरी थी तो मैं जल्दी वापस कर दूंगा। आई लैंग्वेज में बात इस तरह ख़त्म हो जाएगी। यू लैंग्वेज में ना वो पैसे देने की बजाय कहना शुरू कर देंगे आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा कहने की, बात किसी और तरफ निकल जाएगी। तो आई लैंग्वेज और यू लैंग्वेज डिसाइड करती हैं हमारी कॉन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट में बदलेगी, ये हम किसी एंड पर पहुँचेंगे। क्लियर हुआ? आगे अब ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मेरा तो ख्याल है कि ये डिपॉजिट अपने दिल में भी एक हो जाता है। जब आप फॉरगिव करते हैं तो क्या मतलब है इसका? फैमिली से पूछती हूँ मैं कि जब आप माफ़ करते हैं, जब हम कहते हैं कि अच्छा चले माफ़ कर दें, जो कि आप लोग पहले भी पता नहीं कितने दफ़ा अपने बच्चों को कर चुके होते हैं, तो क्या मतलब है इस बात का? या किसी और को माफ़ करना हो, यानी आप माफ़ किसी के लिए नहीं करते। अगर आपकी और काशिफ साहब की कोई लड़ाई होगी किसी दिन और आपने लेट गो किया, माफ़ी का मतलब तो फॉरगिव, कि माफ़ कर दिया, लेट गो कर दिया, छोड़ दिया इस चीज़ को, लेकिन आपने अपने लिए किया। ये काशिफ साहब को तो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, जो सच्ची बात है, किसी दूसरे को नहीं पड़ेगा। फॉरगेट तो नहीं किया जा सकता, मैंने पहले भी बात की कि वो हमारा एक ब्रेन का मैकेनिज्म है कि हम फॉरगेट कर नहीं सकते, फिर भी फॉरगेट नहीं करेंगे, वो तो इमेजिनेशन है। फॉरगिव हम ज़रूर कर सकते हैं, फॉरगेट करने पे कोई इतनी वो भी नहीं है, इंडोर्स भी नहीं करते इस चीज़ को इतना कि फॉरगेट करें, नहीं, आप ज़रूर याद रखें उस चीज़ को, लेकिन उसकी साथ की जो पेन है ना वो एसोसिएट ना रखें, वो ज़रा ख़त्म करते हैं। जी, जब तक फॉरगिव नहीं करते ना तो उस वक्त तक बंदा खुद भी कंफर्टेबल नहीं होगा। बिल्कुल। तो अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए फॉरगिव करना। लेटिंग गो एक बुक है जिसके अंदर एक स्टेटमेंट है कि लेट गो एंड लेट गॉड। इसका मतलब है कि लेट गो आप कर दें एंड लेट गॉड हैंडल इट, और फिर खुदा के पास चला जाता है वो मुकदमा, फिर वो जो मर्जी करे। तो लेट गो आपने अपने लिए करना होता है। जिस तरह मैंने कुछ दिन पहले एक एग्जांपल दी थी कि अगर मैं सैफ साहब के अगेंस्ट कोई रिजेंटमेंट्स रखती हूँ दिल में और उनको पता भी नहीं है इस चीज़ का, वो सो रहे थे और वो एकदम जागे हैं अपना नाम सुन के, और उनको पता भी नहीं है इस चीज़ का कि मैं कोई उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ें दिल में रखती हूँ, तो कौन तकलीफ़ में है? जाहिर है। तो जब मैं फॉरगिव कर दूंगी कि अच्छा चलें छोड़ें, कुछ नहीं होता, मिट्टी डालें, तो कौन सुकून में आया? रिजेंटमेंट एक ऐसा पॉइजनस ड्रिंक है जो पीते तो आप हैं, लेकिन आप तवक्को रखते हैं कि मर सामने वाला जाए। अनरियलिस्टिक सी वो है ना, पॉइजन ट्री। पढ़ी हुई आप में से किसी ने? पॉइजन ट्री बहुत अच्छी पॉइंट थी। उसमें वो बेसिकली थीम सारा उसका ये था कि ऑथर ने अपने किसी दोस्त के लिए कोई रिजेंटमेंट से दिल में रख ली थी, जिसको उन्होंने
एप्पल से वो किया था, रिजेंबल किया था कि पॉइजन ट्री, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एप्पल सीड्स, मतलब एप्पल उनके दिल में आ गया, एक सीड उसका आ गया नफ़रत का, वो ग्रो करता करता एप्पल बन गया, वो करता करता ट्री बन गया। फिर वो रोज़ाना उस सोच को याद कर कर के सड़ कुड़ के इसको रिजेंबल किया था वाटर करने से, कि मैं उसको सॉइल दे रहा हूँ फर्टाइल, मैं उसको पानी दे रहा हूँ उसकी बातों को याद कर कर के और ख़ुद सड़ रहा हूँ। और वो करते करते इंसान के अंदर पूरा पॉइजन ट्री तैयार हो गया था, जिसके ऊपर जितने भी एप्पल्स थे वो पॉइजनस थे। फिर वही एक एप्पल उतार कर, यानी इमेजिनेशन की सारी पोएम है, वही एक एप्पल उतार कर बाइट करके वो मर गया। और सोचा उसने ये, इस चीज़ को उसने प्रेफर नहीं किया कि वो जाकर उससे बात कर ले और क्लियर कर ले, बल्कि वो खुद ही वो जहर खा खा के मर गया। तो ये एक पोएम थी काफ़ी अच्छी, पॉइजन ट्री, जो रिजेंटमेंट्स पर थी कि पकते हम रहते हैं उसके अंदर और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कोई दूसरा मर जाए। तो जिसने वो एक सीड से शुरू किया था, ट्री बन के उसी का फ्रूट खाकर वो मर गया खुद ही रिजेंटमेंट से। तो ये स्ट्रेस और जितने भी बाकी सारी चीज़ें हैं जो हमें इस नेगेटिव एनर्जीज़ देती हैं, ये उनको रिजेंबल करती है बेसिकली। तो डिपॉजिट्स हो गए। अच्छा, ये तो ज़रा टेक्निकल से डिपॉजिट्स है ना, और क्या डिपॉजिट्स हो सकते हैं छोटे छोटे रोज़ के? जैसे आपने कहा स्माइल कर देना, बिल्कुल, पानी का गिलास पिला देना अपने किसी फैमिली मेम्बर को या किसी और को, बॉन्डिंग एक्टिविटी कर लेना उनके साथ। अगर बिल्कुल। आप लोग आपस में फॉर एग्जांपल बैठे हुए हैं और कोई चोक करना शुरू हो गया खांसी करते करते, आप लोग पानी ऑफर करते हैं, अच्छा जेस्चर ये ना। काम करना कोई स्नीज करता है, आप लोग टिश्यू पेपर दे देते हैं, तो ये भी डिपॉजिट है। आप सलाम पहले कर लेते हैं जी, स्पेंडिंग टाइम विद देम, बिल्कुल। आप लोग देखते हैं, क्योंकि आप सब यहाँ पर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में हैं और कभी कोई आज डाउन हो रहा है, कभी कोई कल डाउन हो रहा है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आज अगर सारिक साहब लो हैं तो ज़रा एक दो उनके साथ बैठ के कि अच्छा चलो कुछ नहीं होता, आओ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आओ चलो आज चलकर फ्रूट बॉक्स खाते हैं इकट्ठे। या कभी कोई और, कभी सजाद साहब को कुछ हुआ तो कह सकते हैं नहीं जी कुछ नहीं होता, हिम्मत करें, आप तो फाइटर हैं। इस तरह की चीज़ें करना, बैकअप करना बेसिकली एक दूसरे को। तो ये डिपॉजिट्स ही होते हैं ना एक दूसरे के दिल में। मैं अक्सर देखती हूँ यहाँ से आप लोग एक दूसरे के पेरेंट्स के साथ बड़े अच्छे तरीके से सलाम दुआ हो रही होती है। और परसों शायद उससे एक दिन पहले तो मैंने पता नहीं अहमद साहब ने कुछ कहा था आप लोगों को कि मेरी अम्मी को समझाना, शायद उस्मान साहब के पेरेंट्स को, कि मेरी अम्मी को ज़रा हौसला दें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर कि जानते भी नहीं थे एक दूसरे को और वो कह रहे हैं, मतलब वो ट्रस्ट कर रहे हैं कि आंटी आप ज़रा प्लीज़ मेरी अम्मी को समझाइएगा। तो ये डिपॉजिट्स होते हैं एक दूसरे के दिल में जो हम इन छोटी छोटी चीज़ों से कराते हैं। अच्छा, अब विड्रॉल्स की बारी, यानी अब हम निकालते क्या क्या हैं उनके दिलों से। पहला क्या है जी? जी, पहला विड्रॉल कि जब हम उनकी पूरी बात नहीं सुनते और हम समझ लेते हैं कि हमें सब समझ आ गई है, तो अगला बंदा अनहर्ड फील करता है। अब अनहर्ड फील करना एक बुरी चीज़ है ना, वो कहते हैं बात तो सुन लेते पहले पूरी, यानी वो बंदा बीच में ही लटका होता है कि मेरी बात नहीं पूरी सुनी, कहना मैं कुछ और चाहता था। एक शेर था, पता नहीं वो उसमें वो कहते हैं कि वो कुछ सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था, वो पल भर को जो रुक जाता मुझे कुछ और कहना था, गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना कहा कुछ था वो कुछ समझा मुझे कुछ और कहना था। एक ये शेर मैंने कहीं सुना, तो मैं पूरा सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, जो 5वीं हैबिट है, पूरा उस पर अप्लाई होता है कि कहना कुछ और था और वो पहले ही कहते रहे कि जी मुझे तो सब आता था, मुझे सब समझ थी, और फिर अल्टीमेटली हम किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं पहुंचते और विड्रॉल्स अलग होते रहते हैं जी, कि हम अज्यूम करते रहते हैं हमें सब पता है। दूसरा, काइंड ही नहीं होते हम, कर्टियस नहीं होते, डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं हम जब लोगों के साथ। तो ये इससे बड़े डिपॉजिट्स हो सकते हैं। जब हम बुला रहे हों किसी पेशेंट को, फॉर एग्जांपल, ऐसा होता नहीं है वैसे, और वो आगे से बहुत ही रूड हों, तो कितना मतलब डिपॉजिट तो होता रहेगा ना, चाहे हमारा रोल फिर भी अनकंडीशनल रिगार्ड का ये कि हमने अपनी तरफ से मेंटेन ही रखना है अच्छा, लेकिन दिल तो बुरे हो जाते हैं ना, उन इमोशंस पर तो कोई कंट्रोल नहीं है। हमें पता हो कि इतना करते हैं हम इनके साथ, बुला कर सेशंस करते हैं, बात करते हैं, और पेशेंट्स आगे से फिर ये कर रहे हैं, तो विड्रॉल हुआ ना, कि बात नहीं सुन रहे, रिपोर्ट ख़राब कर रहे हैं, रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हैं। तो फैमिली के साथ कितना होता होगा,
मतलब जब आप फैमिली को इस तरह से करते हैं, उन्होंने तो हमसे कहीं ज़्यादा किया आप लोगों के साथ बचपन से अब तक। हमें तो चलें ये गिनती के कुछ दिन मिले हुए हैं ना बस करने के लिए। तो जब आप एक 22 साल का बेटा अपने बाप को कह रहा होता है कि आपको नहीं कुछ पता, या वो कह रहे होते हैं कि दे मेरा हिस्सा मैं जा रहा हूँ अपने घर, या वो कह रहे होते हैं इस तरह की कोई चीज़ें, तो क्या मतलब उनके इमोशंस क्या होंगे या उनके जज्बात क्या होंगे? कितना बड़ा विड्रॉल किया है हमने उनके दिल से, उनके इमोशनल अकाउंट से। है ऐसा? आगे ये तो मेरा ख्याल है ये तो न्यू नॉर्मल बन चुका है घरों का। माँ बाप ने कबूल कर लिया इस चीज़ को कि ठीक है फिर नहीं तो ना सही। मतलब उनको पता होता है कि करना इसने अपनी है। प्रॉमिस टूट रहे होते हैं हर दूसरे दिन कि नहीं? आप लोग अपनी एग्जांपल्स दें कि कब कब, मतलब मेरा तो ख्याल है सवाल ये होना चाहिए कब कब आप लोगों ने प्रॉमिस रखे हैं या पूरे किए हैं। मैंने जिस तरह बात की थी ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं कि डिपॉजिट, किसी की पूरी बात सुनना तो शायद बड़ा डिपॉजिट है, हंस कर दिखाना छोटा डिपॉजिट है। तो ये छोटे छोटे विड्रॉल्स हैं जो हम कर रहे होते हैं कि हमने एक बात कही और हमें अगले दिन पता चलता है जी अमल नहीं हुआ। कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं वॉक नहीं हो रही, फैमिलीज हमें अकाउंटेबल करती हैं, हम वॉक शुरू करा देते हैं, फिर पता चलता है जी अब नींदें पूरी हो रही हैं, सुबह उठा नहीं जाता। तो ये विड्रॉल्स नहीं है छोटे छोटे से। कपड़े नहीं चेंज किए होते, ये विड्रॉल नहीं है कि हमने कहा था कि तैयार होकर आना है, नहा कर आना है। बैड माउथ कितना बड़ा विड्रॉल है, क्या क्या आ जाता है बैड माउथ में। और ये तो हमारे घर का न्यू नॉर्मल। गालियाँ तो फिर चलते फिरते हम ऐसे ही दे रहे होते हैं जी, वो तो फिर चलती किसी गिनती में नहीं। मुझे याद है कि इंक्वायरी मैंने डील की, तो अभी शायद मुझे बताते हुए थोड़ा फ़नी भी लगे लेकिन उस वक्त बहुत सीरियस था। एक इंक्वायरी मैंने डील की तो वो फैमिली ना बड़ी पेन में बता रहे मोहसिन साहब को कि ऐसे वैसे, उनकी अम्मी बता रही कि बड़ा बदतमीज़ है बेटा, मोहसिन साहब बड़ा मारता है और बहुत बदतमीज़ी करता है, बाप को भी बहुत मारता है, लेकिन अभी तक इतनी अकल है उसमें कि माँ को नहीं मारता। तो आप मुझे बताएं कि जो बाप को मारते हो, गालियाँ देते हो, घर में बदतमीज़ियाँ चलती हों, तो उसमें अल्लाह का शुक्र है इतनी अकल है कि माँ को नहीं भी मारता। तो ये तो वही बात होगी ना कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ चर्च पॉजिटिव आई है, यानी हालात सारे वही हैं। हम बस किसी ना किसी तरह से ना उन्हें कवर अप कर रहे होते हैं कि चलो चीज़ें शायद थोड़ी सी बेहतर हो जाए। तो बैड माउथ को तो हमारे घरों में कुछ समझा ही नहीं जाता ना कि ये कितना बड़ा विड्रॉल है। वो तो आते जाते गालियाँ जब दे रहे होते हैं बच्चे तो फिर कुछ नहीं होता, ये थोड़ा गुस्सा कहलाया जाता है, ऐसे ही है। बहुत इंपॉर्टेंट फिर अगेन फैमिलीज़ के लिए ज़्यादा कि जब हम अनक्लियर या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं ना कि अब तो ये हीरा बन के ही बाहर निकलेगा, वैसे नहीं, अब तो ये बहुत ही सोबर, बहुत ही अच्छा, अब तो सारी पुरानी ख्वाहिशें ख़त्म। अहमद साहब आपकी अम्मी ने तो नहीं लगाई अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस? फॉर एग्ज़ाम्पल अब अहमद कभी झूठ नहीं बोलेगा, अब अहमद हमेशा के लिए अच्छा हो गया। आप लोगों की फैमिलीज़ कभी आप ब्लेंडर करें तो आपने देखा है उन्हें कोलैप्स होते हुए कि वो समझ रहे हो कि इलाज ज़ीरो पे है, ओहो इसने नहीं ठीक होना, पैसा, एनर्जी, टाइम ज़ाया हो रहा है। एक पेशेंट थे 2-3 बैच पहले, वो इस तरह उन्होंने ये अपनी एग्जांपल शेयर की थी कि रात में 1 बजे के उनकी कुछ डिल्यूजन्स का भी पार्ट था कि रात को 1-1:30 बजे उनको ख्याल आता था कि अगर तो मेरे भाई ने आज आकर मुझसे पूछा ना कि तुम ठीक हो जाओ या तुम ठीक नहीं लगते, अपनी सेहत पे ख्याल दो, आंखों के नीचे हल्के और क्या हालत बनाई हुई है, तो आज मैं उसे गोली मार दूँगा। और एक दफ़ा जब उनके भाई ने आकर नहीं पूछा, जो कि वो रोज़ाना पूछते थे, उस दिन वो गन लेकर पीछे छुपाकर और जाकर उनको दरवाज़ा उनका खटखटाया, कोई रात के 2:30 बजे हुए थे शायद, और उनसे पूछा कि तुम्हें लगता है कि मुझे अपनी सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत है या तुम्हें लगता है कि मेरे हालात ख़राब हैं? तो शायद लकीली उन्होंने कह दिया कि नहीं तुम तो मेरे भाई, और उन्होंने गले लगा दिया। और वो ये बात शेयर कर रहे थे कि मैं इस खुदा की कसम अगर वो कह देता ना उस टाइम कि हाँ तुम्हें अपने हालात ठीक करने की ज़रूरत है, तो मैंने मार देना था। हमने आई मैसेजेस में भी बात की कि जब हम यू मैसेज में किसी से बात करते हैं ना तो सबसे पहले तो उसकी इज्जत छीन लेते हैं, दूसरी बात हम अटैक कर रहे होते हैं कि तुम हो ऐसे, लेबल कर रहे होते हैं, तीसरा हम सुन कोई नहीं रहे होते। बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम किसी को इज्जत नहीं देते ना उसकी, तो अगला बंदा फ़ौरन जो है ना वो अपने गार्ड्स ऑन कर लेता है, डिफेंसिव होता है, और वहाँ से कॉन्वर्सेशन ख़राब होना शुरू हो जाती है। मैं एक बुक में पढ़ रही थी कि जो रिस्पेक्ट है ना ये ऑक्सीजन की तरह है,
यानी इस हॉल में भी हम सब बैठे हुए हैं, सुकून से बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन है, हमें कोई मसला नहीं है। इस हॉल में सब कुछ डाल दिया जाए, सिर्फ ऑक्सीजन हटा ली जाए, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ली जाए, तो क्या होगा? दम घुटना शुरू हो जाएगा ना, सफोकेशन होगी, अजीब सा माहौल हो जाएगा। तो रिस्पेक्ट बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि जब आप एक एनवायरनमेंट में बैठे होते हैं, एक टेबल टॉक कर रहे होते हैं, चाहे सारे एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे हो, लेकिन जब तक इज़्ज़त है ना उस कमरे में, उस टेबल पर, तो माहौल ख़राब नहीं होगा। जैसे ही वहाँ पर यू लैंग्वेज आना शुरू होगी, अटैक करना शुरू होंगे ना एक दूसरे को, वहीं से सारी बात, सारी कॉन्वर्सेशन जो है ना वो आर्ग्यूमेंट में बदल जाएगी। समझ आ रही है एग्जाम्पल? तो यू लैंग्वेज में जाने से बेहतर है या तो फीडबैक ना दें, अगर फ़िलहाल नहीं दे सकते आई लैंग्वेज में तो डिले कर दें, और अगर देना ही है अभी तो फिर प्रैक्टिस किया करें कि आई लैंग्वेज में या फीलिंग लैंग्वेज में किस तरह से बात की जाती है। फिलहाल के लिए कि अब भाई दोनों के इमोशंस जो हैं वो बड़े चांसेस हैं फ्लेयर अप हो जाएंगे, चार्ज अप हैं, तो अभी कह दें कि नहीं बाद में बात करेंगे, और फिर प्रैक्टिस कर लें कि किस तरह से फीलिंग लैंग्वेज में मैंने अपनी बात अगले तक कन्वे करनी है, मैंने माहौल ख़राब नहीं करना। आगे फॉरगिव, वापस आ जाते हैं डिपॉजिट की तरफ कि जब हम ग्रजेस एक दूसरे के लिए होल्ड करते हैं तो डिपॉजिट होता है, फिर विड्रॉल होते रहते हैं ना, कि एक बंदा ऐसी जिस बंदे से फिर हमें ग्रजेस होते हैं ना, तो फिर उस बंदे की अच्छी बात भी बुरी लग रही होती है, फिर उसका आम देखना भी लग रहा होता है कि घूरी करा रहा है, ये ऐसा लग रहा होता है कि इसकी ज़रूर कोई इंटेंशंस है बुरी, या अंदर ज़रूर कुछ सोच रहा है, कुछ पका रहा है मेरे ख़िलाफ़। या अगर वो आराम से सलाम करके चला गया तो फिर हम कहते हैं कि यही नहीं, मतलब कोई ना कोई बात, सिर्फ नेगेटिविटी को अप्रेस करते रहते हैं कि वो बंदा जिसके ख़िलाफ़ हमारे ग्रजेस हैं वो पास से भी गुजरेगा तो बुरा ही लगेगा हमें। तो एक दूसरे के दिलों में विड्रॉल्स होते रहते हैं, ऐसे ही है ना। तो अब से हमने कौन से ऐसे काम करने हैं कि इमोशनल बैंक अकाउंट खुल जाए, और डिपॉजिट्स छोटे से छोटा हो सकता है और ये सारे टेक्निकल भी हो सकते हैं। स्लाइड चेंज कर दें अरसलान साहब। अच्छा जी, ये दो कीज़ हैं डिपॉजिट्स की, की 1 पढ़ें। अच्छा, बैंक में ऐसा होता है कि आज पैसे जमा करा दिए, अब सारी उम्र निकालते रहे उसमें से आपको जमा कराते रहना अगर आपने निकालने हैं तो, अगर आप नहीं निकालते तो फिर जमा भी बंद, मतलब नहीं, उसी वक्त नहीं निकाल सकेंगे ना जब बैंक में होंगे नहीं, तो आपको बैंक से पैसे निकालने के लिए बार बार उसमें डालने पड़ते हैं। तो ताल्लुक़ को भी ट्रैक पर रखने के लिए डिपॉजिट्स कराते रहना, ये नहीं कि मैंने आज हंस के देख लिया अब 2021 के लिए काफ़ी है मेरे साथ, ये ऐसा नहीं होगा। फिर आपको रोज़ाना कराने हैं डिपॉजिट्स, ताकि हम कभी विड्रॉल हो भी जाता है इंसान से तो हमारे डिपॉजिट्स हमेशा ज़्यादा रहें। की 2 क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई किसी के दिल में डिपॉजिट कर रहा है तो करने वाला डिसाइड करेगा डिपॉजिट हुआ है कि नहीं। ये नहीं कि वैसे ताल्लुकात बड़े ख़राब हैं, मुंह उधर करके पानी पिला दिया और हम समझेंगे डिपॉजिट है जी। आप क्या अब जान लोगे क्या, मतलब क्या? तो डिपॉजिट जो है वो अगला बंदा डिसाइड करता है कि हुआ है कि नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल सालिक साहब और मुनीब साहब फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेज पर नहीं है और डिपॉजिट कराना चाहते हैं एक दूसरे के दिलों में, और मुंह उधर हैं और एक दूसरे को कोई नोटबुक पास कर देते हैं, तो ये डिपॉजिट होगा। अगर सालिक साहब उसको कंसीडर ही नहीं करते, बिल्कुल, अगर सालिक साहब वो करते ही नहीं है, रजिस्टर ही नहीं करते कि हाँ ये एक अच्छी एफर्ट थी या इस तरह कुछ था, और मुनीब साहब सोचे बैठे हैं कि मैंने तो डिपॉजिट कराया अब तो ठीक हो जाओ, तो डिपॉजिट हमेशा जो दूसरा बंदा है रिसीविंग एंड पर वो डिसाइड करेगा हुआ है कि नहीं हुआ। अब ये ना फैमिली मीटिंग्स में इस चीज़ पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं कि हंस कर देख तो लिया है बाप की तरफ, अभी भी आप लोग खुश नहीं हो रहे, ना हाँ तो लिया है मैंने, अभी भी आप लोग खुश नहीं हो रहे। तो डिपॉजिट्स फिर फैमिली बताएंगे जो कि रिसीविंग एंड पर होंगी, या जब कभी रिसीविंग एंड पर आप होंगे तो आप बताएंगे कि हुआ है कि नहीं। बिल्कुल, वो आपको एक मैसेज देते हैं कि हाँ जी इतने पैसे आपने डिपॉजिट करा दिए हैं। बिल्कुल, कोई भी वर्ड ऑफ माउथ पर नहीं चल रहा होता, तो दूसरे बंदे की तरफ से ये बात आना ज़रूरी है कि हाँ डिपॉजिट तो हो गया है। स्लाइड चेंज कर दें। अच्छा,
अच्छा, चौथी हैबिट शुरू करने से पहले का ये कॉन्सेप्ट था कि विन विन को भी हमने जब पूरा पढ़ना है खोल कर, उससे पहले का ये कॉन्सेप्ट था कि इमोशनल बैंक अकाउंट क्या होता है और कैसे फिर हम लोगों ने एक दूसरे के दिलों के साथ ताल्लुक़ अच्छे रखने होते हैं ताकि हम विन विन की तरफ जा सकें। आप लोगों के ख्याल में विन विन क्या होता है? विन विन डील क्या होती है? एक बंदा भी जीते, दूसरा बंदा भी जीते, ऐसा कैसे पॉसिबल है? Both sides are progressing. फॉर एग्जाम्पल कल मैच पाकिस्तान इंडिया का, कैसे विन विन हो सकता है? वो तो कोई एक टीम ही जीतेगी। अब हम ये तो नहीं चाहते ना कि ड्रॉ हो जाए। Madam, when both parties are at the same page. एक पॉइंट कि दोनों पार्टी सेम पेज पर हैं, लेकिन लेट्स सपोज पाकिस्तान जीत गया, ठीक है, बिल्कुल ये होगा विन कि एक टीम जीत। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो डिसाइसिव होती हैं जिसमें एक ही टीम ने जीतना है, लेकिन वो लूज विन इस तरह से नहीं होगी कि दूसरी टीम ने हार कर, स्पोर्ट्समैनशिप तो दिखाई है ना, वो जाकर जीतने वालों से मिले हैं, इकट्ठे बैठकर फिर खाना खा रहे होते हैं, एक दूसरे को ट्विटर पर अच्छे रिमार्क्स दे रहे होते हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। ये है विन विन रिलेशनशिप कि उनका रिलेशनशिप बचा है। तो एक साइड पे विन उनको मिली जीत कर, उनको कैश प्राइस मिला, उनको शाबाशें मिली पता नहीं किस किस से। दूसरी साइड इस तरह से जीती कि उनका ताल्लुक बड़ा अच्छा हो गया और उन्हें अपनी हार को मान लिया। एग्जैक्टली कम किया था इसलिए हार गए। तो ये होता है विन विन कि कुछ बच जाए, कि कुछ बच जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं और आप लोग किसी बात पर लड़ रहे हैं कि मेरी बात मानी जाए, या कोई कहता है मेरी बात मानी जाए, और मानी एक की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम नहीं किसी थर्ड ऑल्टरनेटिव की तरफ जाते, किसी तीसरे रास्ते की तरफ नहीं जाते, एक बंदा जीतता है, तो ये विन विन कैसे बनाएंगे? Graceful acceptance. दूसरा बंदा मान ले अपनी बात किया, मेरी तो नहीं मानेगी तो दूसरा बंदा के उसकी खुशी में ज़रा खुश हो जाए कि अच्छा चलो ठीक है यार, नेक्स्ट टाइम मेरी सही, दोनों गले मिल लें, तो दोनों का रिलेशनशिप बच जाएगा। यानी विन विन में हमने ये नहीं देखना कि कोई मटेरियल चीज़ बच जाए, कुछ बच जाए, वो विन होगा। क्लियर हुआ सबको? जिनके अच्छे मार्क्स देखे तो फिर दूसरी टीम ने सोचा नहीं होगा कि नेक्स्ट टाइम हमने लेने हैं, क्योंकि आप सबके ऊपर नीचे ही थे ना। ऐसा तो नहीं था कि कोई बहुत ही कोई विजिबल सा हो नंबर हो कि फ़र्क हो कि ये जी हम बहुत ही पीछे हैं। नेक्स्ट टाइम से आप अच्छा, आप जब ग्रुप बने होंगे तो आप लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। सबने तालियां बजाई थी जीतने वालों के लिए कि नहीं? तो विन क्या हुआ था? ऐसा तो नहीं होगा कि उसके बाद डाइनिंग हॉल में जाकर ये ग्रुप अलग बैठकर खाना खा रहा है, वो ग्रुप अलग बैठकर खाना खा रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ। उसके बाद ऐसा तो नहीं हुआ कि एक ग्रुप दूसरे की ग्रुप की रेटिंग करना शुरू हो गया कि ज़रा हमें इससे नंबर मिल जाए। कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। तो बचा फिर क्या हमारे पास? हेल्दी कंपटीशन था। उसके एंड पर बचा क्या? चलें वो तो जीत गए, उनको पॉइंट्स भी मिल गए। हम आप लोग सबके पास क्या बचा? वैसे एक ड्राइव आज भी, एक ड्राइव कि हमने भी उतना बेहतर करना है ताकि हमारे साथ हमारी भी appreciation। बिल्कुल। और आपस में भी ताल्लुक थोड़ा सा अच्छा हो गया कि एक दूसरे की हेल्प भी कर दी, रिमाइंडर्स भी दे दिए कि ज़रा काम कर लो। तो रिलेशनशिप बचा कि नहीं? और स्ट्रेंथन हुआ कि नहीं? और आप इनसे जो जीते हैं उनसे भी सीख सकते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया था कि ये जीत गए। तो कोई दिल में बुरी चीज़ तो नहीं आई ना। विन विन का कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि हम हमेशा समझते हैं कि जब कोई मटेरियल चीज़ जीत जाएंगे ना, वो विन होगा। हालांकि विन विन तो सिचुएशन को बनाया जाता है। विन विन तो हम क्रिएट करते हैं इक्वेशन कि अच्छा अगर तुम वो जीत गए हो तो मैं ये जीत गया हूँ। बात समझा पा रही हूँ? जब एक घर में ये बहस चल रही होती है कि पेट आएगा, माँ कह रही होती है नहीं आएगा और बच्चे कह रहे होते हैं आएगा, तो इस सिचुएशन को विन विन कैसे बनाए? अगर अम्मी की बात मान ली जाएगी तो बच्चे समझते हैं हम लूज़ कर जाएंगे। अगर बच्चों की मान ली जाएगी तो अम्मी की बात की कोई वैल्यू नहीं होगी। इस सिचुएशन को विन विन कैसे बनाए? अगर चलें पेट नहीं आता घर में, अम्मी की बात मानी जाती है, आप सबकी अटेंशन चाहूँगी मैं। सलमान साहब बस इधर आ जाए वापस। चलें पेट घर में नहीं आता और बच्चे डिसअपॉइंट हो गए कि हमारी तो बात नहीं मानेगी, तो इसको विन विन कैसे, बच्चों के पार्ट पर विन कैसे बनाएं? नहीं देखें, अगर हम कुछ और की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब हम कॉम्पनसेशन की तरफ जा रहे हैं। हम बच्चों की भी बात रखना चाहते हैं, हम थर्ड ऑल्टरनेटिव पे जाना चाहते हैं। विन विन थर्ड ऑल्टरनेटिव बिल्कुल नहीं होता। विन विन ये नहीं होता कि ना माय वे ना योर वे, इट्स द बेटर वे और हायर वे, ये नहीं होता विन विन। विन विन होता है कि चले एक की भी बात मानेगी लेकिन कुछ बच जाए,
रिलेशनशिप बच जाए, बीच में दोनों की रिस्पेक्ट बच जाए। यानी हमेशा हम थर्ड ऑल्टरनेटिव की तरफ नहीं भी जा सकते। जिस तरह मैंने कुछ गेम्स की एग्जांपल दी, क्रिकेट में हम नहीं फुटबॉल में हम नहीं अफोर्ड कर सकते दोनों को जिताना, तो फिर हमने क्रिएट की विन विन सिचुएशन कि दूसरी टीम की स्पोर्ट्समैनशिप बड़ी हो गई, दूसरी टीम ने कंग्रेचुलेट कर दिया उनको सोशल मीडिया पर, तो दूसरी टीम ने ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया अपनी डिफीट को, तो विन हो गया कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट समझ आए विन विन का, कि हमेशा दोनों पार्टी ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पैसे ही जीतें, कोई किसी की एक पार्टी की बात ही मानी जाए तो दूसरी हार जाएगी, दूसरी पार्टी को अपने लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। उस एग्जांपल का क्या होगा जो बच्चों पेट वाली एग्जाम्पल का मैंने बताया ना। अच्छा, पेट वाले एग्जाम्पल का ये कि बच्चों की बात नहीं मानेगी तो बच्चों का और माँ का रिस्पेक्ट का ताल्लुक बढ़ेगा। माँ प्यार कर सकते कि चलो कोई बात नहीं बेटा, मुझे मेरी ये रीज़न्स है कि मैं नहीं घर में लाना चाहती, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात से समझ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और चलें हम किसी दिन कोई खाना खाने चले जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस सिचुएशन में हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। अच्छे मार्क्स लो, फिर हम हमने कहा किसी दिन, यानी इस चीज़ को हमने कंडीशन नहीं बनाया कि चलो आज ऐसा करते हैं कि तुम्हारा मूड ठीक करने की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं। आप कह देते हो कि चलो किसी दिन हम कोई चीज़ सेलिब्रेट कर लेंगे, कोई बाप की पसंद की बात मान ली जाएगी, लेकिन इस वाली बात में मैं अपने स्टैंड से नहीं हटूँगी क्योंकि मेरे ये रिजर्वेशंस हैं। तो क्या माँ और बच्चे का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो फिर आपको विन विन क्रिएट करना पड़ता है बग़ैर कॉम्पनसेशन के। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। क्लियर हुआ? जिस तरह सेशन के शुरू में भी कहा था कि आपने कॉम्पनसेशन की तरफ नहीं जाना होता, ऐसे लगता है फिर कि आप अपना कोई काम उनसे करवा रहे हैं। जिस तरह पढ़ना लिखना उनका काम है, अपना ख्याल रखना उनका काम है। जब आप ये चीज़ें रिवॉर्ड के साथ अटैच करते हैं ना, तो फिर मैसेज ये जाता है कि ये कोई अम्मी का काम था जो मैं पढ़कर फर्स्ट आया हूँ, या ये कोई अम्मी का काम है जो मैं रोज़ाना ना चाहते हुए भी नहाता हूँ। तो आपने एक्सपेक्टेशंस जो है ना, ये जो काम है वो ऐसे अटैच करने हैं जो उन्हीं से ताल्लुक़ रखते हो, और ऐसे कामों पे कभी भी रिवॉर्ड नहीं करते। मतलब जिस काम का फ़ायदा सिर्फ मुझे और मैं वो कर दूँ तो इस पर तो कोई रिवॉर्ड नहीं बनता। या अगर बच्चे माँ बाप को पानी पिला दें तो कोई रिवॉर्ड नहीं बनता, उनकी ड्यूटीज़ में है ये, तो ड्यूटीज़ पे कभी रिवॉर्ड नहीं करते। हाँ, आउट ऑफ द वे जाकर वो कुछ कर रहे हैं तो आप अप्रिशिएट कर सकते हो, और अप्रिसिएशन में मुँह से अप्रिशिएट करना ज़्यादा मतलब वो इंडोर्स किया जाता है कि आप इनको मटीरियल चीज़ों से बिल्कुल अलग कर दें। आप उनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, एक दो वर्ड्स अच्छे बोल सकते हैं, ये होती हैं अप्रिसिएशंस। विन विन में कोई अभी तक किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो या इमोशनल बैंक अकाउंट में तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।